स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा सारंग में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। इसके झा सर का साइंस का प्रैक्टिस सेट हम 15 करने वाले हैं। अभी तक हमने प्रैक्टिस सेट 14 कर दिया है और इसका प्ले लिस्ट भी बना दिया है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 14 तक नहीं देखा है तो आप जाके देख लें। और इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देता हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। और घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है तो पिंड का क्या होता है। किसी पिंड का विस्थापन समय के जब समानुपाती होता है ना, तो पिंड का त्वरण क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। पिंड का त्वरण जो है वो समरूप हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, किसी वस्तु के वेग में समान समय अंतराल में समान परिवर्तन होता है तो वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। जब समान परिवर्तन होगा तो समान त्वरण कहलाएगा। यदि किसी वस्तु के वेग में समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न परिवर्तन होता है, अलग अलग परिवर्तन होता है, तो वस्तु का त्वरण असमान त्वरण कहलाता है। ठीक है, और औसत त्वरण की बात की जाए तो क्या होता है, वेग में कुल परिवर्तन बट्टा लगा कुल, माने त्वरण क्या होता है, v माइनस यू बट्टा टी, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा समय, यही तो आपका त्वरण होता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन की बात की गई है। देखिए, पढ़ते हैं। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर एक झटका लगता है। ये तो गलत है। जब बस अचानक रुकती है तो बस के जब अचानक ब्रेक मारा जाता है या रुकती है तो आदमी आगे की तरफ झुक जाता है। यह न्यूटन का नियम कहता है, यही ना कहता है कि जी जो अचानक आगे बढ़ जाएगा, यानी कि यही गलत है। तो ऑप्शन ए ही हमारा सही आंसर होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं क्या आगे जो बात कहता है वो सही है। एक व्यक्ति चलती बस से कूदता है तो वो गिर जाता है। बिल्कुल, जब चलती बस से आप कूदिएगा तो आपको बस के साथ दौड़ना पड़ेगा ताकि वो आपको मेंटेन कर पाए वो स्पीड, नहीं तो आप गिर जाइएगा। जब एक घूर्णन करता हुआ एक पंखा बंद हो जाता है तो ये कुछ समय तक घूमते रहता है। बिल्कुल घूमता है। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को आगे की ओर एक झटका लगता है। ये भी बात सही है। यानी कि ये तीनों जो बात है ये बिल्कुल सही है। गलत कौन सा हो गया, तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। तो गलत ही यहाँ पूछा गया है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा हो जाती है। देखिए, गतिज ऊर्जा क्या होती है। गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। अब देखिए, अगर गतिज ऊर्जा दोगुनी कर दी जाए, यानी इस v को दोगुनी कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर 2 भी रख देंगे ये क्या हो जाएगा 4v², यानी कि 4 हाफ mv² हो जाएगा। यही होगा। इसका मतलब है कि अगर साइकिल की गति दोगुनी कर दी जाए तो ऊर्जा क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है। जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है। जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है, ये तो सही है। जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये तो असत्य है जी, यही असत्य है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी असत्य है। आगे भी पढ़ लेते हैं कि आगे वाला क्या है। जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जी बिल्कुल, जी का मान द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगला देखते हैं, पृथ्वी की गहराई में जाने पर जी के मान में परिवर्तन होता है। बिल्कुल होता है। यानी कि गलत की बात की जाए तो जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यही गलत आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इस परिघटना को क्या कहा जाता है। अब देखिए, एक द्रव पृष्ठ तनाव
जब एक द्रव की बूंद सुनिश्चित होती है तो उसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल के न्यूनतम करता है। इसका परिघटना क्या कहा जाता है? पृष्ठ तनाव कहा जाता है। अब आप देखे होंगे कि जब कोई आप बूंद गिराइएगा ना ऊपर से, तो एक होता है कि जब बारिशे का बूंद देखते हैं ना, गोला गोला नजर आता है, ठीक है, तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। और पृष्ठ तनाव क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है बल बटा लंबाई, यही होता है पृष्ठ तनाव, बल बटा लंबाई होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण ही, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्न मैक्सिमम पूछे जाते हैं। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, इस पे डबल स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन अच्छा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अनंत है तब इसका तात्पर्य क्या है? देखिए, अगर किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अनंत होती है तब उसका तात्पर्य क्या होता है कि ऊष्मा अंदर लेने अथवा बाहर देने से ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है? ताप में ऊष्मा अंदर लेने या ऊष्मा बाहर देने से ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है जब पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अनंत होती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्माधारिता हाइड्रोजन गैस की होती है। सबसे विशिष्ट ऊष्माधारिता की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन गैस की होती है, उसके बाद जल की होती है, ठीक है। और जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्च होने के कारण वाहनों के रेडिएटर में इसका प्रयोग किया जाता है। आप लोग अगर 4 व्हीलर में एक रेडिएटर होता है जिसमें पानी डाला जाता है, या जनरेटर वगैरह में भी होता है रेडिएटर जो होता है जिसमें पानी डाला जाता है, तो जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक होने के कारण या उच्च होने के कारण वाहनों में रेडिएटर का इसका प्रयोग किया जाता है। और खाना बनाने वाले बर्तन की विशिष्ट ऊष्माधारिता निम्न होती है। खाना जो हम लोग बनाते हैं उसका विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? निम्न होती है। तो चलिए, आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रुद्धोष्म परिवर्तन क्या होता है? ये रुद्धोष्म परिवर्तन हम इसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं। ये होता है कि ऊष्मा में रुद्धोष्म परिवर्तन में ऊष्मा क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है। यानी ऊष्मा जो है अपरिवर्तित रहती है, उसे ही हम रुद्धोष्म परिवर्तन कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर रुद्धोष्म प्रकरण के दौरान निकाय व वातावरण के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, यानी निकाय हो या वातावरण हो, इन दोनों के बीच में ऊष्मा का आदान प्रदान जो है वो नहीं होता है। और जानते हैं शब्दावीय प्रक्रम पर के दौरान दाब स्थिर भी रहता है, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको अच्छा सा समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि धीमी अथवा प्रबल सुनाई देती है। ये तीव्रता ही के कारण होता है कि मान लीजिए जिसका तीव्रता अधिक होगा वो ज़्यादा सुनाई देगा, जिसका कम होगा वो कम सुनाई देगा। तो ध्वनि की तीव्रता एक और चीज़ है, आयाम पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। और ध्वनि की मात्रा व्यवहारिक मात्रक डेसिबल होता है, आप सभी जानते होंगे। इसे डेसिबल से हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब एक प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव करता है? जब सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। देखिए, जब सघन से विरल माध्यम में जाता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव? तो गति बढ़ जाती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है तो अपने वास्तविक पद से क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। यह घटना अपवर्तन कहलाती है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अभिलंब से कहाँ भागता है? दूर भागता है, ठीक है। और जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर आता है, ठीक है। तो इसी तरह इसकी गति क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ 14 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोधों को समांतर जोड़ा जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा? देखिए,
एक तो 14 ओम, ठीक है, इसको हमने 14 ओम मान लिया, ठीक है। समानांतर जोड़ना है और इसके समानांतर एक जोड़ दिया, ये 6 ओम हो गया, ठीक है। अब कहता है इसके साथ 12 वोल्ट का एक सप्लाई जोड़ दिए, हमने यहाँ 12 वोल्ट का एक सप्लाई जोड़ दिया, ये टोटल हो गया, ठीक है। तो समानांतर जो होता है परिपथ, तो समानांतर क्या होता है, 1/R, आर इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, यानी जब ये जुड़ जाएगा तो ये R1 इंटू R2, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, R1 इंटू R2/R1 प्लस R2, यही हो जाएगा, ये एलसीएम लेंगे तो R1 इंटू R2 हो जाएगा, ऊपर R1 प्लस R2 हो जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट करेंगे तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब है कि 14 गुना 6/14 प्लस 6, ये कितना हो गया, 14 गुना 6/14 प्लस 6, यानी कि 14 गुना 6/20। अब 14 गुना 6/20 अगर यहाँ पे है तो काट दीजिए, 2 से ये 10 बार में कट जाएगा, 2 से ये 7 बार में कट जाएगा, 2 से ये 3 बार में कट जाएगा, 2 से ये 5 बार में कट जाएगा, यानी कि 7 के 21/5, 21/5 में हम क्या लिख सकते हैं, 5 चौके 20 और 5 दूनी 10, यानी कि 4.2 ओम। तो 4.2 ओम कौन सा हो गया, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, MOS का पूर्ण रूप क्या होता है, तो MOS का पूर्ण रूप होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, F919 में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या लिखी हुई है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या हमको बताना है। देखिए अगर इस तरीके से हम लोग लिखते हैं XZA, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, Z होती है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या Z होती है, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन बराबर क्या होता है, Z, तो N बराबर क्या होता है, A माइनस Z, यानी कि N बराबर क्या हो जाएगा, A माइनस Z, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 प्रोटॉन हो जाएगा, 19 में से 9 हो गया 10, यानी कि 9 प्रोटॉन, 9 इलेक्ट्रॉन और 10 न्यूट्रॉन, ठीक है, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। न्यूट्रॉन की संख्या 10 किस में है, तो ऑप्शन 2 में है, तो ठीक है, लेकिन 9 प्रोटॉन 19 में से 9 प्रोटॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, 10 न्यूट्रॉन, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईका सिलिकॉन जाना जाता है, तो ईका सिलिकॉन जाना जाता है जर्मेनियम, जर्मेनियम को ईका सिलिकॉन से जाना जाता है, ठीक है, जर्मेनियम को ईका सिलिकॉन से जाना जाता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको दिमाग में आप डाल लीजिएगा कि ईका सिलिकॉन जर्मेनियम, जर्मेनियम को ईका सिलिकॉन जाना जाता है। नेक्स्ट, उस विलयन का पीएच मान क्या होगा जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो लाल लिटमस को जो नीला कर देता है उसका पीएच क्या होना चाहिए, उसका पीएच 7 से अधिक होना चाहिए, ये दिमाग में डाल लीजिए, जो लाल लिटमस को नीला कर देगा उसका पीएच 7 से अधिक होना चाहिए, ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए नाइट्रिक एसिड नीला लिटमस को लाल कर देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं, ठीक है, तो जिसका पीएच का मान क्या होगा, जो लाल लिटमस को नीला कर देगा उसका पीएच 7 से अधिक होना चाहिए, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए निष्क्रिय गैस डैश समूह में होती हैं, तो निष्क्रिय गैस 8A में रहता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। हे ने अगर कर 01 ये, ठीक है, तो अब मान के चलिए कि निष्क्रिय गैस 8A में रहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस हैलोजन का कथनांक उच्चतम होता है, तो किसका कथनांक उच्चतम होता है, तो फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, तो हैलोजन का कथनांक उच्चतम होता है आयोडीन में, किस में होता है, आयोडीन में उच्चतम होता है, क्योंकि आयोडीन एक परवल जीवाणुशी है, जीवाणुनाशी है, ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है डैश को पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है,
किसको जब हम पानी में घोलते हैं तो जिप्सम में परिवर्तन हो जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब हम पानी में घोलते हैं तो वो क्या हो जाता है, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का अगर फॉर्मूला दिखें जो होता है CaSO4.12H2O, ठीक है, यही होता है इसका सूत्र, ठीक है। और इसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम भी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम भी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, ठीक है। उसको भी आप दिमाग में रखेंगे। कभी कभी आपसे ये फॉर्मूला रासायनिक सूत्र पूछ लेता है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा, ये पूछ लेगा। या कभी पूछ लेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये भी आप दिमाग में रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल्डिहाइड के लिए गलत विकल्प चुनें, यानी गलत विकल्प चुनना है एल्डिहाइड। तो हम देखते हैं C3H7COH ब्यूटेनॉल ब्यूटाल्डिहाइड, यानी कि ये तो सही है। अब देखते हैं कि CH2COH यानी कि इथेनॉल, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि धातुओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। कथन गलत है कि सभी धातुएं चमकती हैं, उन्हें पॉलिश किया जा सकता है। गलत हमसे पूछा है। सभी धातु पारे को छोड़कर तरल में और मुलायम होते हैं। सभी धातुओं के गलनांक और कथनांक उच्च होते हैं। सभी धातु आघातवर्धनीय और नमनीय होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाएगा कि सभी धातु पारे को छोड़कर तरल में और मुलायम होते हैं, यही गलत हो गया। तो ऑप्शन बी हमारा गलत आंसर हो जाएगा, यानी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एंजाइम क्या है, ठीक है। तो एंजाइम क्या होता है, ये किससे बना होता है। तो एंजाइम प्रोटीन से बनता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, किंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। ये चीज़ आप दिमाग में डाल लें कि जितने भी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। और सभी हार्मोन भी प्रोटीन होते हैं, सभी हार्मोन भी प्रोटीन होते हैं तथा सभी प्रोटीन हार्मोन होते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दिमाग में आप डाल लेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है। प्लाज्मा जो है स्कंदन में निहित है, तो ये फाइब्रिनोजेन। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। फाइब्रिनोजेन जो है ये आपका रक्त के स्कंदन यानी थक्का में सहायक होते हैं। जो रक्त का थक्का जो लगता है, स्कंदन का मतलब होता है थक्का, रक्त के थक्का जनने में फाइब्रिनोजेन ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। और रक्त प्लाज्मा में ग्लोबुलिन प्रोटीन भी पाया जाता है जो एंटीबॉडी के निर्माण में सहायक होता है। और रक्त प्लाज्मा में एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है जो रक्त को गाढ़ा बनाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है, उसे क्या कहा जाता है। उसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। ये भी दिमाग में डाल लें कि 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है, वो क्या होता है, मूत्र मार्ग होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शुक्रवाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे डैश कहा जाता है। तो वो क्या होता है, वो मूत्र मार्ग ही होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आर्कियोप्टेरिक्स है। आर्कियोप्टेरिक्स क्या होता है। तो ये क्या होता है, तो ये आपका जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान डैश के माध्यम से होता है। तो पौधों में गैस का आदान प्रदान जो होता है वो रंध्र के द्वारा होता है, यानी रंध्र के माध्यम से होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन जो होता है उसकी दर को पोटोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। रंध्र दिन में खुलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। ये जो रंध्र होते हैं ये दिन में खुलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।